हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो आज से हम इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा राजकोषीय नीति एवं कर संरचना। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो परीक्षा में बहुत बार पूछे हुए प्रश्न हैं और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्रत्येक प्रश्न का हम विस्तृत व्याख्या भी देखेंगे, जिससे एक बहुत ही अच्छी समझ विकसित हो सकेगी। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल होने वाली है, तो अंत तक इसमें बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं और अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा कर। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। अब इसके बारे में जानें तो अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो सरकार द्वारा एक मध्यस्थ से वसूला जाता है और सीधे सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो सेवा कर, बिक्री कर आदि। अगला प्रश्न देखें तो अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की राजकोषीय नीति के संबंध में पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइसेंस और परमिट। इसके बारे में जानें तो पूंजीगत प्राप्तियां पहली बात होती क्या है? तो अगर इसकी बात करें, पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां जो या तो देनदारियों का सृजन करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं। बाजार, उधार, ऋण वसूली, विनिवेश आदि पूंजीगत प्राप्तियां हैं। अब बात करें राजस्व प्राप्तियां की, तो राजस्व प्राप्तियां क्या हैं? यह सरकार पर न तो कोई देनदारी उत्पन्न करती है और न ही सरकार की परिसंपत्तियों में कमी करती है। कर, सरकारी उपक्रमों का लाभ, अनुदान, लाइसेंस और परमिट आदि इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखें तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है? तो बात करें तो मूल्यह्रास जो है ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के लिए सही है। इसके बारे में हम जानें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको जीएनपी बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। अगर इनमें से मूल्यह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो बात करें तो एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी जो होता है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो भी मतलब देश के अंदर या देश के बाहर जो भी उत्पादन होता है उसे जीएनपी कह रहे होते हैं। उसमें से जो मूल्यह्रास है इसको जब घटा देते हैं तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निगम कर। निगम कर एक तरीके का प्रत्यक्ष कर है। आइए इसके बारे में विस्तार से। तो अगर बात करें तो कॉरपोरेशन टैक्स डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। कॉरपोरेशन टैक्स, जिसे कंपनी टैक्स भी कहा जाता है, निगमों या समान कानूनी संस्थाओं की आय या पूंजी पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर होता है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो फिर वही पूछा जा रहा है। तो प्रत्यक्ष कर यहाँ पे संपत्ति कर है। इसके बारे में जानें तो वह कर जो सरकार जनता से सीधे तौर पर लेती है वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है, और जब किसी मध्यस्थ के जरिए लेती है तो वो अप्रत्यक्ष कर होता है, जिसको हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। आय कर, संपत्ति कर इत्यादि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखें, जीडीपी विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो बात करें तो जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका पूर्ण रूप होता है। इसके बारे में जानें तो जीडीपी का पूर्ण रूप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडीपी विशिष्ट समय अवधि में किसी देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य होता है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दो कथन दिए गए हैं और इसको पढ़ के बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहले कथन की बात करें तो जो हमारा पहला कथन है, किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को मांग वक्र कहा जाता है। बिल्कुल सही है ये। अगला जो कथन है वो क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग की उसकी कीमत के साथ धनात्मक संबंध होगा। नहीं, ये कथन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे केवल कथन बी जो है बिल्कुल सही है। आइए इसके बारे में जानें तो दिए गए विकल्प में से कथन एक सही है।
बात करें तो किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और वस्तु की कीमत के बीच संबंध को मांग वक्र कहा जाता है। यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उस दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग की उसकी कीमत के साथ संबंध विपरीत या ऋणात्मक होता है। इसे मांग का नियम कहते हैं, अतः केवल कथन एक सही है। अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य क्या है। तो बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार पर राजकोषीय अनुशासन थोपने के लिए। इसके बारे में जानें तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBM में भारत सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए तथा राजकोषीय घाटे को कम करने और राजस्व घाटे को समाप्त करने सहित लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की राजकोषीय नीति के संबंध में सरकारी प्राप्तियों की पहचान करें। तो इसमें से कौन सी हैं जो कि सरकारी प्राप्तियां हैं। तो बात करें तो राजस्व प्राप्तियां, ये भी एक सरकारी प्राप्तियां हैं, और पूंजी प्राप्तियां, ये भी क्या हैं, सरकारी प्राप्तियां हैं। तो इसमें दोनों ही जो हैं ये क्या हैं, सरकारी प्राप्तियां हैं राजकोषीय नीति के संबंध में। इसके बारे में जानें तो राजकोषीय नीति सरकार के राजस्व को बढ़ाने तथा व्यय में वृद्धि करने से संबंधित है। सरकार की प्राप्तियां विभिन्न स्रोतों को दर्शाती हैं, जिसमें सरकार राजस्व वसूली है। ये प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है। तो बात करें, राजकोषीय नीति जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति से संबंधित होता है। इसके बारे में जानें तो सरकार राजकोषीय नीति द्वारा आय, व्यय व ऋण के द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। किसी भी देश की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था करना होता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति भी राजकोषीय नीति से संबंधित है। इस नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 नीतियों को सम्मिलित किया जाता है। कौन सी वो 4 नीतियां होती हैं। तो सरकार की करारोपण नीति, सरकार की व्यय नीति, सरकार की ऋण नीति और सरकार की बजट नीति, ये चारों ही राजकोषीय नीति में शामिल हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है। तो अभी हमने देखा था राजकोषीय नीति जो होता है सरकार की आय और खर्च से संबंधित होता है। तो इसके बारे में अगर जानें तो राजकोषीय नीति से तात्पर्य सरकार के आय और व्यय से है। इस नीति के माध्यम से सरकार वस्तुओं और सेवाओं की मांग, रोजगार और आर्थिक विकास सहित बृहत आर्थिक नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था का संचालन करती है। मौद्रिक नीति का संचालन देश की केंद्रीय बैंक मतलब RBI द्वारा किया जाता है, जिसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली का विनियमन आदि क्रियाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो अगर बात करें तो अंधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है उच्च अंधिमान वक्र उपयोगिता की उच्च स्तर को प्रदान करता है, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन क्या है, सही है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो अंधिमान वक्र 2 वस्तुओं के ऐसे संयोगों का ग्राफीय निरूपण है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। यह वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। उच्च अंधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है। इस प्रकार दोनों ही कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 2 कथन में पहला कथन है सुरक्षा लेन देन कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मूल्य वर्धित कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बारे में जाने तो सुरक्षा लेन देन कर STT एक ऐसा कर है जो देश भर में सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंजों पर किए गए सुरक्षा लेन देन पर लगाया जाता है। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है। अब बात करें वैल्यू एडेड टैक्स जो कि VAT मूल्य वर्धित कर, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन या वितरण चक्र के हर बिंदु पर मूल्य वर्धित वस्तुओं के लिए लगाया जाता है। तो दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल ही सही है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला भी प्रश्न हमारा कथन से संबंधित है और 2 कथन दिया गया है और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या कह रहा है कि राजस्व वित्तीय
प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिसका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, तो ये भी बिल्कुल सही है। राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। ये भी कथन क्या है, सही है। दोनों ही कथन क्या है, सही है। आइए इसके बारे में विस्तार से हम जानें। तो बात करें राजस्व वित्तीय प्राप्तियों की, तो राजस्व वित्तीय प्राप्तियां वे हैं जो कोई देनदारी नहीं पैदा करती और सरकार के खिलाफ दावा नहीं करती, अतः इन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है। इन गैर प्रतिदेय राजस्व प्राप्तियों को कर राजस्व और गैर कर राजस्व दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। यह पेंशन, सरकारी कर्मचारी वेतन और ऋण सेवा पर होता है। यह कथन कोई संपत्ति नहीं बनाता है, तो ध्यान रखना है दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। तो बात करें तो इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो उत्पादन कर जो होता है यह एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके बारे में जाने तो उत्पादन कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। यह कर मुख्य रूप से भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती हैं। वर्तमान में यह वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है माल और सेवा कर जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया। तो बात करें तो जीएसटी जो है, जीएसटी की बात करें तो ये जुलाई 2017 में प्रारंभ किया गया था। इसके बारे में जानें तो माल एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें केवल मूल्य संवर्धन पर ही कर लगाया जाता है तथा कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लाया गया था। भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी में 4 तरीके के टैक्स होते हैं। स्लैब दर 5%, 12%, 18% और 28%। इस तरीके से 4 तरीके के टैक्स लागू किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं की मदद के लिए ई निवारण सुरक्षा शुरू किया। यह किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो आयकर रिफंड से भी संबंधित है, आयकर रिटर्न से भी संबंधित है, स्रोत पर कर कटौती से भी संबंधित है। तो तीनों ही संबंधित हैं ई निवारण सुरक्षा सुविधा से। तो अगर बात करें तो तीनों ही क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा करदाताओं की मदद के लिए ई निवारण योजना की शुरुआत की गई। इस पोर्टल के माध्यम से करदाता आयकर रिफंड, आयकर रिटर्न, स्रोत पर कर कटौती जैसे मुद्दों से संबंधित सभी शिकायतों को दर्ज करा सकता है। ई निवारण शिकायत दर्ज करने, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने, शिकायत पर कार्यवाही करने एवं उनके निवारण की स्थिति को ट्रैक करने का एक कागज रहित तरीका होता है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है कि उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों को विस्थापित करने वाला संवैधानिक संशोधन कानून कौन सा है। तो ये कौन सा था, गुड्स एवं सर्विस टैक्स कानून जो अभी देखा था हमने। ये कानून था जिसने सभी प्रत्यक्ष करों को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो बात करें ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में जानें तो गुड्स एवं सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को लागू किया। जीएसटी में 4 स्लैब होते हैं। 5%, 12%, 18% और 28% की दरें निर्धारित की गई हैं। ये सभी अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एकल कर प्रणाली का प्रावधान करता है। इस कर को संविधान के संशोधन 101वें में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है हमारा माल और सेवा कर मतलब जीएसटी भारत में कब प्रारंभ किया गया। तो अभी हमने देखा था 1 जुलाई 2017 को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा था माल और सेवा कर जीएसटी भारत में लागू एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जो एक देश एक कर के रूप में संसद द्वारा संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 को देश में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि नीचे वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं। 4 कथन है और बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला कथन दिया गया कि यह संविधान संशोधन अधिनियम 101 द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा भी है। केंद्र और राज्य दोनों
IGST लगा सकते हैं। ये कथन जो है गलत है, मतलब यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। वैट और केंद्रीय आबकारी को GST में सम्मिलित कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। उच्चतम कर सीमा 28% है, अभी हमने देखा था। देख लेते हैं इसके बारे में। वस्तु एवं सेवा कर GST भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू है। इसको भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया है। GST के अंतर्गत 3 तरह के कर होंगे। कौन कौन से होते हैं? CGST, SGST और IGST। CGST, SGST और IGST। बात करें IGST के, तो इसके अंतर्गत राज्य बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला है हमारा, प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए निम्न में से किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है? तो बात करें तो अगर प्रति व्यक्ति आय नापना है तो राष्ट्रीय आय कितनी है और कुल जनसंख्या कितनी है, ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो राष्ट्रीय आय होती है देश की, उससे उसको कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो हमारा क्या पता चल जाता है? प्रति व्यक्ति आय पता चल जाती है। इसके बारे में जान लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय एक औसत आय होती है जो कुल राष्ट्रीय आय तथा कुल जनसंख्या का अनुपात होता है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है? तो बात करें तो सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है, ये घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है। इसके बारे में जानें तो डॉक्टर KRV राव ने घाटे की वित्त व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा कि परिस्थितियां ऐसी बना दी जाती हैं जब सार्वजनिक राजस्व और सार्वजनिक व्यय के बीच अंतर आ जाता है और इसे घाटे की वित्त व्यवस्था या बजटीय घाटा कहते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था को संभालने के लिए अतिरिक्त पैसे की आपूर्ति की जरूरत होती है। घाटे की वित्त व्यवस्था के समय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है। घाटे की वित्त व्यवस्था को दूर करने के लिए निम्न उपाय होते हैं। कौन से 2 उपाय हैं? तो ध्यान रखिए, भारतीय रिजर्व बैंक से संचित नकद का उपयोग करना, संस्थाओं, आम जनता व कारपोरेट घरानों को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री। तो ये 2 तरीके हैं जिससे घाटे की जो राज व्यवस्था है उसको कम किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि वैट का पूरा नाम क्या है? तो अभी हमने देखा था वैट का पूरा नाम क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स होता है। इसके बारे में जाने तो वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैल्यू एडेड टैक्स इसका पूर्ण रूप है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। वर्तमान में यह GST के अंतर्गत है, तो ये ध्यान रखना है, यह वर्तमान में GST के अंतर्गत आ गया है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में PAN का क्या मतलब है? तो अगर बात करें तो परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे पैन के नाम से जाना जाता है, और इसे कौन जारी करता है? तो आयकर विभाग जारी करता है। इसके बारे में जानें तो आयकर विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला पैन का पूर्ण नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी लेखा संख्या। यह एक 10 अंकीय यह एक 10 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक यूनिक पहचान पत्र है। इसे वित्तीय लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रत्येक करदाताओं को आवंटित किया जाता है। इसकी देखरेख CBDT सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा होती है। तो इसकी देखरेख कौन करता है? तो CBDT के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे संघीय बजट 2017-18 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हम इसको हटाएंगे क्योंकि ये जो प्रश्न था उस समय पूछा गया करंट अफेयर था। अभी हमें 23-24 जो भी 23-22-23-24 तक के बजट को देखना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? तो बात करें कॉरपोरेशन कर तथा आयकर जो है सबसे ज़्यादा वार्षिक आमद देता है। इसके बारे में बात करें तो संघीय सरकार के करों में से सर्वोच्च वार्षिक आमद देने वाला कर निम्न है। वस्तु एवं सेवा कर 16% देता है ये। अगर बात करें कॉरपोरेशन कर की तो इसका हिस्सेदारी 15% की है, और आयकर की बात करें तो इसका भी 15% है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न जो कि आपके लिए उपयोगी होंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कल से हम नए टॉपिक को देखेंगे, अर्थव्यवस्था के सभी मुख्य प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।